तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, आज जो है वो रंग वाला दिन है, दुल्हन डी है। और फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके साथ 100 दिन जुड़ा रहूँगा। इसीलिए 100 दिन में कोई दिन कम ना रह जाए, इसीलिए मैं आज भी आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। और ये क्लास मतलब कि डे नंबर 12 है जब मैं आपसे जुड़ा हूँ। और क्लास नंबर 2 है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की। ये 3 क्लास होंगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर हम आतंकवाद से रिलेट करते हुए उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। क्लास इस पर ही बेस्ड रहती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे ज्यादा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत। क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ज्यादा बात ना करते हुए सारी चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कैसे पूछा जाएगा। टेररिज्म की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा आती है। आपने और चैनलों पर भी देखा होगा कि भैया परिभाषा सबसे शुरू में पढ़ाते हैं, 1 डेढ़ मिनट खराब करते हैं। मैं कहता हूँ एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, आप इसको मत पढ़िए। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आपसे पूछा जाएगा, भाई ये बताइए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। तब आपने मार्क करना है 21 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 ईस्वी जो राजीव गांधी जी हैं, राजीव गांधी, इनकी हत्या की गई थी। गांधी जी की हत्या हत्या की गई थी, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में, कि इस तरह से किसी की हत्या ना हो। और इसके लिए जो जिम्मेदार ग्रुप था वो था लिट्टे आतंकवादी ग्रुप, जो श्रीलंका का है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 2025, इससे अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे बना है। देखिए, इसमें जो भारत की रैंक है, भारत भारत इसमें 14 नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। और सबसे ज्यादा जो आतंकवाद है, सबसे ज्यादा ज्यादा आतंकवाद आतंकवाद ये किस देश के अंदर है? तो फिर बुर्किनो फासो करोगे, यानी कि ये 163 देशों पर, 163 देशों की रैंक आई है। 163वां जो देश है यो है बुर्किनो फासो। फासो ये नाम याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवाद है 2025 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है वो आपका पाकिस्तान है। और यहाँ से क्वेश्चन ये बना है कि ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये एक ऑस्ट्रेलिया की जो है संस्था है, जो आतंकवाद के लिए जो सूचकांक है वो जारी करती है। और मैंने बताया आपको इसमें 14वां स्थान भारत का है, जहां पर विश्व में 14वें नंबर पर जो सबसे ज्यादा आतंकवाद होता है वो भारत के अंदर होता है। सबसे ज्यादा नहीं, मतलब कि ये कहेंगे इस लिस्ट में 14वें नंबर पर आता है भारत। और यहाँ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आगे आपसे पूछा जाएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका क्या काम है? इसका काम है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी संस्था जो आतंकवाद बढ़ा सकती है, फैला सकती है, उसको ट्रैक करने का काम करती है, संदिग्ध व्यक्ति को ट्रैक करती है। और जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको डाटा प्रोवाइड कराती है। ये बस इसका काम है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? फिर नेट ग्रिड, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, सिक्योरिटी डाटा शेयरिंग एंड फ्रेमवर्क, ये काम करती है। जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी देने का काम हमारी इंटेलिजेंस को। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इस तरह से, इस लैंग्वेज में पूछा गया है कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, इसको तो आंसर देना था आपने। भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है किसको? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये बना है कि भैया ये बताइए कि राज्यों के अंदर जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है वो कौन सी संस्था है? फिर आपने मार्क करना है ये SCRB, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप कराते हो PYQ, तो भैया आपके एक ही क्लास में तो थ्योरी हो जाती है, एक ही क्लास में आपकी PYQ हो जाते हैं। और मैं रिलेट करता हूँ कि क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है, इस चीज को रिलेट करता हूँ।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, यहां से क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए यूपी जो पुलिस है उसके अंदर असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का एग्जाम हुआ था और यहाँ पर ये 5-6 क्वेश्चन बने हैं अच्छे खासे। इससे पहले देखिए 2009 से मैं यूपी पुलिस के एग्जाम से रिलेट करता हुआ कोर्स कंटेंट देख रहा हूँ, एग्जाम भी दिए हैं, तो मैंने नहीं देखा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बना। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना, पहली बार इससे क्वेश्चन बना है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष आमतौर पर कौन होता है, इस तरह से एक क्वेश्चन बने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको आपको बता देता हूं कि ये है क्या। इसकी स्थापना की गई थी 19 फरवरी 1992 ईस्वी को और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 अभी भी भारत के अंदर चल रहा है, इसी के तहत की गई थी। 1900 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1860 के तहत। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलेगा आपको, दिल्ली के अंदर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंडर में है ये, तो जैसे कि मैं बताता हूं कि कौन सी संस्था किसके अंडर काम करती है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी दिखाऊंगा। तो गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। और यहाँ से इसका उद्देश्य क्या है, तो सांप्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ बेसहारा हुए बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट चलाती है। ये प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट असिस्ट। प्रोजेक्ट असिस्ट किसके तहत, जो अनाथ होते हैं सांप्रदायिक हिंसा में या आतंकवाद में, तो उसमें उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती है उन बच्चों को ये संस्था, ये काम है इसका। और यहाँ से क्वेश्चन एक बार कैजुअली देख लेते हैं। हो सकता है आपको ये छोटे दिखाई दे रहा हो, इतने अच्छे से साफ से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन पीडीएफ में मिलेंगे, रिव्यू जरूर करना। आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने उठाई कहाँ से, तो देखिए आप मेरी बात को थोड़ा सा हल्के में ले जाते हो। मैंने बताया था कि वो जो पीडीएफ आपको मैंने होमगार्ड के लिए प्रोवाइड कराया है टेलीग्राम पर फ्री, उसी के अंदर है। और ये सारे जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ना, ये लिखे होते हैं सारे क्वेश्चन, वहीं से उठाता हूँ, कहीं अलग से नहीं उठाता, उसका एनालाइज करता हूँ कि क्या पूछा गया और क्या पूछा जा सकता है। तो वो पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे को अच्छे से, हर एक जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में दिए गए हैं, सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, वो सब उसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं कि कब क्या क्या पूछा गया है, उसी से रिलेट करके मैं अपना कंटेंट भी बनाता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष आमतौर पर कौन होता है, केंद्रीय गृह सचिव होता है, ये आपने आंसर करना है। वहीं सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान के शासी, अब यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है, कार्यकारी परिषद और शासी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। वही फाउंडेशन का जो है प्रबंधन प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो ये कार्यकारी परिषद पर ही होती है, ये आंसर करना था। और इसके सचिव कौन होते हैं, प्रधान कार्यकारी सचिव होते हैं। प्रधानमंत्री समझ लेना, प्रधान कार्यकारी सचिव। इस कार्यकारी जो परिषद होती है, इसका जो प्रधान सचिव होगा वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, सचिव होगा सॉरी। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी होगी, तो नॉर्मली शासन करने वाली जो परिषद है उसी की होगी। सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है, ये आईक्यू बेस्ड है, कोई भी बच्चा कर सकता है। किसी भी काम में शिक्षा क्या काम कर सकती है, तो भैया शिक्षा का जो काम है वो है समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। तो समझ को बढ़ावा देती है शिक्षा, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, आपको ये बताती है कि समाज के अंदर क्या चीजें चल रही हैं और क्या हुआ है, तो आपकी समझ बढ़ाती है। कुल मिलाकर ये कहें शिक्षा। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA 1978 में इसको बनाया गया था, PSA। और इसके अंदर क्या होता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्ति जो भी होते हैं उनको हिरासत में लेने का अधिकार देती है। और इसके अंदर 2 महीने से लेकर महीने से 2 महीने सॉरी 6 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर 2 साल तक बिना ट्रायल, यानी कि उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकती है, ऐसा अधिकार देता है। कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट, PSA एक्ट। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे UNCCT, ये क्या है, ये है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार संस्था
जो यूएन की जनरल असेंबली के अंदर काम करती है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूएन। यूएन के बारे में सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, बाकी आगे क्या पूछा गया है आपसे, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण। इससे क्या क्वेश्चन बना है, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके भारत के आतंकी सुरक्षा ढांचे को बढ़ाती है या मजबूत करती है। फिर आपने आंसर करना था कौन सी संस्था है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण। तो इंपॉर्टेंट है, जहां से जितने पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं उतने, ऐसे नहीं कि मैं इसकी डिटेल बताने लग जाऊं कब आई कब, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। कांस्टेबल का एग्जाम है, नॉर्मल यहाँ से क्वेश्चन या तो रिपीट होगा, बस इतना और कुछ नहीं। नेक्स्ट है प्रमुख आतंकवादी संगठन। कौन कौन से संगठन है, यहाँ देखिए बात की जाए तो 2014 के बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना, ना एसआई में बना, ना कांस्टेबल में ना बना। यूपी कांस्टेबल 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी नहीं बना, एसआई की वैकेंसी आई है उसमें भी नहीं बना, और 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी नहीं बना। लेकिन फिर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और यहाँ से अब चांसेस इसलिए हैं क्योंकि हमास और फिलिस्तीन, ये जो आतंकवादी संगठन है, आप इजराइल के बारे में जान रहे होंगे कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के ऊपर, जो हमास ग्रुप है इसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब कि आपस में झगड़े चल रहे हैं, उनके युद्ध चल रहा है। वहीं हूती यमन के अंदर एक्टिव हो चुका है अभी, जैसे ही ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है। तो इस तरह से ये पूछे जा सकते हैं, तो रिलेट करेंगे हम इनको। जैसे ISIS, ये है इस्लामिक इस्लामिक स्टेट। देखिए इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, ये इसकी फुल फॉर्म थी। संस्थापक आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बोको हरम सीधा सीधा पूछा गया है कि कहाँ का है, नाइजीरिया का। हिजबुल्लाह कहाँ का है, लेबनान का है। अलकायदा ये विश्व स्तर पर बहुत जगह है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यमन के अंदर है। फिलिस्तीन मैंने अभी बताया, हमास जो है वो फिलिस्तीन के अंदर चलता है, वहीं हूती यमन के अंदर। और अलकायदा अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, ये कहाँ, ये भी यमन के अंदर। और लिट्टे ग्रुप मैंने शुरू में ही बताया था, जिन्होंने किसकी, जो राजीव गांधी जी है उनकी हत्या की थी। तो ये श्रीलंका के अंदर एक्टिव था, लेकिन अब इसके बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं है। ऐतिहासिक आतंकवादी हमले, इसमें 2 हमले याद रखने हैं, तीसरा कोई नहीं याद रखना। एक तो ये जो है 11 सितंबर 2001 का अमेरिका के ट्विंस टावर पर हमला किया गया था, ये इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और दूसरा है 26/11 जो भारत के अंदर 2008 में मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था, ये दोनों इंपोर्टेंट रहेंगे। पुलवामा ज्यादातर बच्चों को पता है, 2019 में हुआ था ये। और इसके साथ साथ ये जो 2025 का है पहलगाम हमला, जिसमें हमने काउंटर में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था मई 2025 को। तो ये 2025 के हैं, तो इसको याद रखना, बस इतना ही पूछा जाएगा। ज्यादा ये पूछा जाएगा कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसके काउंटर अटैक के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपने कोई भी याद नहीं रखना। आतंकी गतिविधियों रोकथाम कानून, कौन कौन से कानून आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये प्रहार इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं लॉक करूंगा। लॉक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 24 फैब की न्यूज है, करंट की, बिल्कुल 24 फरवरी। गृह मंत्रालय ने एक एंटी टेरर पॉलिसी लागू की है जिसको नाम दिया है प्रहार। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। किसके लिए है ये, जो राष्ट्रीय आतंकवाद होता है और जो आतंकवाद रोधी नीति होती है, ये कहें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे हम टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रहार पॉलिसी लागू की गई है। बस इतना समझिए आप, और कुछ नहीं समझना। बाकी लैंग्वेज आपने पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो प्रहार पॉलिसी किसके लिए है, तो एंटी टेरर और जो टेररिज्म है उसको खत्म करने के लिए। और ये जो प्रहार शब्द है, इसमें जैसे PRAH ये जो लिखे हुए हैं, इनके अक्षरों का कुछ ना कुछ मतलब है। तो ये कैजुअली आपसे नहीं बनेंगे, एक बार आपको देख लेना। इतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताता और ना इनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते नॉर्मली।
आतंकी गतिविधियां कानून, कौन कौन से कानून है? देखिए भारत में सबसे पहले, जो सबसे पहले आया, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले पहले कौन सा आया? ये आया रासुका, रासुका। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका, ये 1980 में आता है, 1980 में। फिर आता है टाडा, TADA, टाडा। ये कब आता है? ये आता है 1985 ईस्वी में, और इसको खत्म कर दिया जाता है 1996 ईस्वी में। उसके बाद आता है पोटा 2002 में, और इसको 2004 है, इसमें खत्म कर दिया जाता है। ये आपसे पूछा गया है UAPA, ऊपा एक्ट 1967 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। कब आया? यूपी पुलिस 2024 के री एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत के अंदर कौन सा कानून है? तो ये है UAPA। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। बस इतने ही पॉइंट यहां से याद रखने हैं। नक्सलवाद, नक्सलवाद से भी क्वेश्चन बने हैं, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नक्सलवाद, भारत के अंदर नक्सलवाद 1967 से स्टार्ट होता है, और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो चारू मजूमदार का नाम एक आता है, एक कानू सन्याल का नाम आता है। और ये प्रेरणा किससे है? तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसको, जो भारत के अंदर नक्सलवाद है, इसको वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है। यानी कि आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, अंदर जो अशांति फैलाई जाती है वो नक्सलवाद के द्वारा भी फैलाई जाती है। और जहां जहां जिस जिस राज्य के अंदर नक्सलवाद है, उसको बोला जाता है रेड कॉरिडोर। तो ये माओ से तुंग के विचारों की विचारधारा पर है, इसीलिए इसको माओवाद कहा जाता है। तो माओवाद किसको रिलेट करता है? नक्सलवाद को, इतना याद रखना है। भारत की एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा, हमारा देखिए टॉपिक क्या है? आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती जो है वो क्या है? वो है हमारी नक्सलवाद। फिर आपने आंसर करना है, या वामपंथी उग्रवाद, या ये कहे कि माओवाद। तो ये सब एक ही वर्ड है, बस इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़, बिहार अब टूट चुका है देखिए, तो छत्तीसगढ़, इन इलाकों के अंदर जो है नक्सलवादी चलता है, और 1967 से चला आ रहा है। चारू मजूमदार और कानू सन्याल का नाम आ जाएगा, कानू सन्याल। कानू सन्याल इनका नाम आता है, मेनली कानू सन्याल जी का नाम आता है इसके अंदर। जो चारू मजूमदार है, उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों की रक्षा करने के लिए जो जमींदार और साहूकार और पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा था। पंजाब के अंदर जो आतंकवाद चलता है, उसको उन्मुखी आतंकवाद कहा जाता है, या धर्म के आधार पर। और यहाँ जो मांग होती है, मांग ये खालिस्तान की, खालिस्तान। पूछे खालिस्तान की मांग जो है कौन सा स्टेट कर रहा है? तो वो कर रहा है पंजाब। कश्मीर के अंदर भूमि विवाद है, आप सब जानते हो किसको लेकर है? जो कश्मीर के अंदर जो जमीन है, कश्मीर के हिस्से को अपना बताते हैं, उसी को है। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना और कश्मीर की भूमि विवाद, ये दोनों विवाद हैं वहां आतंकवाद के। असम के अंदर जो है विदेशी शरणार्थी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पंजाब की तरह, जैसे पंजाब खालिस्तान की मांग कर रहा है, यहाँ पर बोडोलैंड की मांग हो रही है। और बोडोलैंड की मांग को दबाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन बजरंग। इतने रिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। प्रभावित क्षेत्र और विरोधी बल, देखिए रेड कॉरिडोर, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया वो क्षेत्र जो नक्सलवाद से रिलेट करता है, या ऐसा प्रभावित क्षेत्र जो नक्सलवाद जहां पर है, उसको किस नाम से जानेंगे? तो ये आ जाएगा रेड कॉरिडोर। ब्लैक पैंथर, छत्तीसगढ़ के गढ़ के अंदर एक यूनिट बनाई गई है, जिसका काम है कि जो नक्सलवाद हो रहा है वहां पर, उसको खत्म करना। वहीं ग्रे
हाउट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष बल है। जैसे ब्लैक पैंथर कहाँ का है, छत्तीसगढ़, वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर क्या है, ग्रे हाउट्स। और यहाँ पर एक अभी अभियान देख लेना, अभियान क्या है, इसको ऑपरेशन नाम देंगे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये देखिए भारत सरकार के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा ये चलाया गया है कि भैया जो कहाँ कहाँ पे ये चला गया, हाँ ये पॉइंट भी आप नोट करिए, ये आ जाएगा तेलंगाना, गाना और छत्तीसगढ़ के अंदर, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अंदर जो ऑपरेशन चलाया गया है ब्लैक फॉरेस्ट, जिसमें वहां से खत्म करना था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य खत्म करने का, इसको नक्सलवाद को, ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का लक्ष्य है, ये है 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार ये कह रही है कि हम अपने यहाँ से जो है नक्सलवाद को बिल्कुल खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं, मैंने बताया आपको रेड कॉरिडोर कौन सा एरिया होता है जहां पर नक्सलवाद होता है। वहीं ये सारी चीजें मैंने अब बता दिया आपको। नेता कौन कौन है, चारू मजूमदार और कानू सन्याल। जवाबी कार्रवाई के लिए ये भी मैंने बता दिया, ऑपरेशन ग्रीन हंटर, ब्लैक पैंथर छत्तीसगढ़ के अंदर चलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा नक्सलवाद। रेड कॉरिडोर ये मैं बता चुका हूं आपको, और ब्लैक पैंथर ये भी मैंने आपको बता दिया। नक्सलवादी घटनाएं नहीं पूछी जाएंगी, कैंसिल कर दीजिए इस चीज को। कांस्टेबल में तो नहीं पूछी जाएगी। विशेष शब्दावली जो आपसे पूछी जा सकती है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखा है। क्या पूछा है, भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से अलावा इसके अंदर कुछ नहीं पूछा गया। हॉट परस्यूट क्या होता है? आतंकवादी को तुरंत पकड़ने की कार्रवाई को क्या बोला जाता है? हॉट परस्यूट कहा जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक ये आप सब जानते हो। स्टिक और लक्षित सैन्य हमला क्या कहलाता है? सर्जिकल स्ट्राइक। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं RDX, ये RDX बम वाला RDX नहीं है, ये है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। बाकी ये क्वेश्चन जो थे आपके, 2 क्वेश्चन मेंटली बेस्ड थे, मतलब कि आपके IQ बेस्ड थे। IQ बेस में हर बच्चा इसको कर सकता था। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इसकी लैंग्वेज को समझना है। आतंकवादी विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? विद्रोहियों का दमन करना। तो ये जहां ऑप्शन में था वो आंसर सही करना था। वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना। सूचना साझा करने से क्या होगा? तो अधिकारियों को संभावित खतरों को तेजी से पहचानने में सहायता मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपके IQ बेस्ड थे, हर बच्चे को कर सकता था। तो जो भी संभावनाएं बनी हैं या बन सकती हैं वो मैंने सारी आपको यहाँ पर कवर कराई हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो आतंकवाद को रोकने के लिए काम करते हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी भूमिका है और इसी के अंदर काम करती है UNSC सिक्योरिटी काउंसिल की एक है CTC। जब हम अंतरराष्ट्रीय संगठन और जो उनकी संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर काम करने वाली UN के अंदर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। तो जैसे एक संस्था है यहाँ पर CTC, UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब बनाई गई थी? तो ये 2001 में। मैंने बताया था अमेरिका के ट्विंस टावर पर जो ये थे ओसामा बिन लादेन, उसके द्वारा हमला किया गया था 9/11 को 2001 में। उसके बाद इसको बनाया गया था। भारत ने इसको कब होस्ट किया इसकी बैठक को? तो मुंबई और दिल्ली के अंदर 2022 में होस्ट किया है। यहाँ से बस इतना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा CCIT, कंप्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल लेवल पर एक टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक कन्वेंशन है जो अभी तक विचाराधीन है, अभी तक प्रस्तावित ही है बस, लेकिन आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आप इसको एक बार कैजुअली स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसका उद्देश्य पढ़ लेना। आतंकवाद की एक वैश्विक परिभाषा तय करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी?
अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के भी चांस कम है। नेक्स्ट है FATF, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कार्य क्या है इसका? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो काला धन होता है उसे सफेद करने के लिए हवाला या दूसरे रास्ते, एक जो सरकारी रास्ता होता है ना जहां से टैक्स वगैरह पे करना होता है, उसे छोड़कर किसी और माध्यम से पैसे का लेन देन करना, वो क्या कहलाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। इसको रोकने का काम करती है। दूसरा, टेरर फंडिंग के लिए जो आतंकवाद के लिए पैसा प्रोवाइड कराते हैं उनको, उसे रोकने के लिए काम कौन करती है? FATF काम करती है। इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1989 ईस्वी में बनाई गई थी। काम मैंने बता दिया। यह संस्था आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए काम करती है। तब आपने आंसर करना है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। इसके द्वारा दो लिस्ट जारी की जाती है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट चेतावनी है कि ये देश कहीं ना कहीं हो सकता है कि टेरर को फंडिंग कर रहा हो। वहीं ब्लैक लिस्ट वाले पर्टिकुलरली टेरर को फंडिंग करते हैं। इसके अंदर वर्तमान में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार है इस लिस्ट के अंदर। इसके अंदर पाकिस्तान था जो ग्रे लिस्ट है, लेकिन अब नहीं है। लेकिन आप देखते हो कि वहां पर टेरर को फंडिंग की जाती है। तो अब मैंने आपको दो संस्थाएं पढ़ाई थी, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF। ये क्या काम करती हैं? लोन प्रोवाइड कराती हैं जो देश हैं उन्हें कि भैया अपना डेवलपमेंट का काम करिए। लेकिन किन लोगों को कराएगी? तो उसके लिए वो FATF की लिस्ट देखती है कि कहीं मैं पैसा तो दे दूं इसे, पता लगा इसने डेवलपमेंट के लिए तो वो पैसा लगाया नहीं, लगा कहे में लिया? आतंकवाद में। तो इसके लिए चेक की जाती है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत इसका पूर्ण सदस्य कब बना है? तो 2010 में। SCO ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि SCO के अंदर रीजनल एंटी टेररिस्ट सिक्योरिटी यानी कि एक रैट्स नाम की संस्था है, जो ये जो मध्य एशिया आप देख रहे हो, इसके अंदर जो टेररिज्म है उसे खत्म करने का काम करती है। लेकिन करती नहीं है, क्योंकि विडंबना ये है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म ही इन मध्य एशिया वाले देशों के अंदर है। तो इसके अंदर SCO के अंदर कुल कितने देश हैं? तो देश इसके अंदर हैं 10। याद रखोगे। भारत इसका सदस्य कब बना? PDF में मिलेगा, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। तो 2017 में इसका भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य बने हैं इसके। अभी इसके अंदर 10 देश हैं और 10वां देश कौन सा है? 10वां देश है आपका बेलारूस। बेलारूस, बेलारूस इसका 10वां देश, 10वां देश है। ये याद रखोगे। अभी पढ़ते हैं सीधा रैट्स के बारे में। रैट्स ये है संघाई, जो है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट। इसका क्या काम है इसको देखते हैं। देखिए रैट्स क्या है? SCO की एक स्थायी अंग है जो क्या काम करता है? मध्य एशिया के जितने भी इसके देश हैं इसके अंदर हैं, उनके अंदर जो आतंकवाद जो होता है उसको खत्म करने का काम करती है, उसके खिलाफ काम करती है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। और चलिए बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है। नॉर्मली देखिए इसका कार्य क्या है? सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना। जो 10 देश हैं और इसके अंदर 17 देश जो हैं इसके SCO के SCO के जो 17 देश हैं वो इसके ऑब्जर्वर हैं, यानी कि सहयोगी देश हैं इसके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। बाकी इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरपोल का नाम आया है तो इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन। मुख्यालय लियोन और फ्रांस के अंदर है। और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? से इससे पूछा जाता है कि भैया इसके द्वारा बहुत सारी जो हैं ये नोटिस जारी किए जाते हैं, जैसे रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ठीक है, ब्लैक नोटिस और ग्रीन नोटिस। आपने केवल दो याद रखने हैं। एक तो याद रखना है रेड नोटिस और एक याद रखना है ब्लू नोटिस। रेड नोटिस क्या है? जो आतंकवाद के अंदर लिप्त व्यक्ति है या आतंकवादी है उसको पकड़ने के लिए कौन सा नोटिस जारी करेगा इंटरपोल? तो ये करेगा रेड नोटिस। वहीं कोई व्यक्ति आतंकवाद फैला सकता है, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया जाएगा? तो ब्लू नोटिस, लुक आउट ब्लू नोटिस। ठीक है,
तो इस तरह से ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नॉर्मल है, आपसे पूछा जाएगा कि आतंकवादी को पकड़ने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करती है, तब आपने मार्क करना है रेड नोटिस। उसी तरह से ब्लू नोटिस किसके लिए मैंने बताया जारी होता है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखोगे। प्रमुख खुफिया एजेंसी, और ये लास्ट है, इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। एक क्लास और आएगी जिसके अंदर मैं सारी चीजें आपको, जितनी भी सिक्योरिटी हमारे यहाँ पर होती है, जैसे BSF SSB, ये जितनी भी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद है, अर्धसैनिक बलों से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अंदर इससे भी ज्यादा कंटेंट है। देखिए सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। उस क्लास को भी जरूर देख लेना। आज दुल्हन का दिन है, आप सभी को विश एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे 100 दिन का वादा किया है, तो आज के दिन भी मैं आपके लिए एक क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज समय मिल गया, तो मैं सुबह सुबह आपके लिए एक क्लास बना रहा हूँ। देखिए ये है आपकी ISI, ये कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तब मार्क करना है पाकिस्तान की है। वहीं आ जाएगा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सब जानते हैं कहाँ की है, अमेरिका की है, बहुत मूवियों में देखा होगा आपने हॉलीवुड की। मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है सेक्शन 6 MI6, जिस पर मूवी बन चुकी है, ये ब्रिटिश की है। वहीं आ जाएगा मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS, ये कहाँ की है, चीन की। बस इतने पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ये कहाँ की है, कहाँ की, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। बैंड कहाँ की है, जर्मनी की। नाम वगैरह आपने रट्टा नहीं मारने, फुल फॉर्म ज्यादातर नहीं पूछी जाती, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस कहाँ की है, तो ये आ जाएगी रशिया की। मोसाद, ये इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, तो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी या खुफिया एजेंसी कहाँ की है, ये आ जाएगी भाई बच्चों आपकी इसराइल की। वहीं DGES कहाँ की है, ये फ्रांस की है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। PDF मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, 2 PDF प्रोवाइड कराऊंगा, एक प्रिंटेबल जिसके अंदर नॉर्मल से मतलब कम पेज का होगा, जिसे आप आसानी से पढ़ पाओगे। दूसरा ये क्लास नोट का, दोनों पढ़ाऊंगा। क्लास में दरअसल काफी सारा कंटेंट होता जा रहा है, तो बच्चे लास्ट तक नहीं पढ़ पाते, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी, नहीं तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्लास देखने का भी यहाँ तक कोई फायदा नहीं रहेगा। तो PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, ड्रीम जॉब नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहली बार हैं तो मैं आपको 100 डेज तैयारी करा रहा हूँ, 12 दिन हो चुके हैं। अभी आपके साथ जुड़ा रहूंगा जब तक आपके 100 डेज कंप्लीट नहीं होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का टॉपिक कराऊंगा। धन्यवाद।